प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। हमारा अधूरा रह गया था जिसमें साहित्यिक विशेषताएं रहती हैं। हमने पढ़ा था जीवन परिचय और प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं। वो आपने याद कर ली होंगी, ध्यान से उनको याद करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सबसे पहला भाग हमारा साहित्यिक परिचय का होता है उसमें हम याद करते हैं लेखक से संबंधित, लेखक के जीवन से संबंधित प्रमुख बातें, जैसे कि उनका जन्म, उनकी मृत्यु, जन्म स्थान, माँ बाप का नाम, पत्नी और उनकी शिक्षाएं, कौन कौन सी भाषा में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, ये सारी चीजें हमें याद करनी होती है जीवन परिचय में। उसके बाद हमें लिखना होता है साहित्यिक परिचय में लेखक की प्रमुख रचनाएं। उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, काव्य संग्रह लिखे हैं, निबंध, नाटक, जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं उनका वर्णन हमें करना होता है। तो आपको वो सारी रचनाएं याद करनी होंगी, अर्थात मुख्य मुख्य रचनाएं आप उसमें से देख लेंगे और वो आप लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा भाग है, प्रमुख भाग है साहित्यिक परिचय का, वो है साहित्य की विशेषताएं, अर्थात कि कवि ने जो भी रचनाएं की हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताओं पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है ग्रामीण जीवन का वर्णन। जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाओं में, चाहे वो उपन्यास हो और चाहे कहानी हो, ग्रामीण जीवन का ही वर्णन किया है। जो उनके उपन्यास हैं, जो गोदान उपन्यास है, उसको तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। उसमें ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं होती हैं या गांव का जीवन कैसा होता है उसका वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ये उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। उनकी जो कहानियां हैं उनमें भी मुख्य रूप से और अधिकतर कहानियों में गांव के जीवन का ही वर्णन किया है, चाहे वो गांव के जीवन से संबंधित समस्याएं हो, कुरीतियां हो, रूढ़ियां हो, अंधविश्वास हो, जात पात हो, चाहे कोई भी चीज हो, हिंदुओं का वर्णन किया हो चाहे मुसलमानों का वर्णन किया हो, तो ग्रामीण जीवन पर आधारित इनका साहित्य मिलता है। इसलिए ग्रामीण जीवन का वर्णन प्रेमचंद जी के साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उसके बाद दूसरी विशेषता है सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। प्रेमचंद जी ने हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई हैं, उस समय प्रेमचंद जी जब लिख रहे थे, इन्होंने लगभग 1918 के आसपास लिखना शुरू किया था। 1936 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक ये लिखते रहे। तो ये जो समय था, इसमें वो अपने आसपास या अपने समाज में जो भी बुराइयां, जो भी कुरीतियां देखते थे, उन पर उन्होंने करारे व्यंग्य या प्रहार किया है। चाहे अंधविश्वास हो, छुआछूत हो, धर्म को लेकर आपस में मतभेद हो, हिंदू मुसलमानों का या जात पात का वर्णन हो, ऊंच नीच का वर्णन हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो या विधवा के ऊपर होने वाले अत्याचार हो, उन सभी का वर्णन प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किया है। जैसे मैंने यहाँ पर भी बात की थी कि उनका जो उपन्यास है गबन, उसमें ऐसी समस्या को उठाया है जो कि महिलाओं में खास तौर से पाई जाती है। महिलाओं को गहनों से बड़ा प्रेम होता है, तो गहनों के प्रेम के कारण इनका पति जो जालपा नामक नायिका होती है वो गबन कर देता है। यानी इस समस्या को उठाया गया है। निर्मला जो इनका उपन्यास है उसमें बेमेल विवाह, यानी जो निर्मला है उसका पति उससे बहुत बड़ा होता है, यानी हमारे समाज में जो दहेज के कारण बेमेल विवाह कर दिया जाता है उसका वर्णन लेखक ने अपनी रचनाओं में किया है। उनकी जो कहानियां हैं, जैसे ठाकुर का कुआं,
में जात पात का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो बड़े लोग होते हैं, जो उच्च जाति के लोग होते हैं, वो निम्न जाति पर किस प्रकार से अत्याचार करते हैं। जैसे इनकी एक कहानी है सदगति, उसमें भी जात पात का वर्णन दिखाया गया है। पूस की रात, नशा, शतरंज के खिलाड़ी आदि बहुत सारी इनकी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वास, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए हैं। उसके बाद इनके साहित्य की तीसरी प्रमुख विशेषता है सुधारवादी दृष्टिकोण। प्रेमचंद जी का जो दृष्टिकोण था, जो नजरिया था, वो कैसा था? सुधारवादी। हमने ऊपर बात की थी कि इन्होंने बहुत सारी बुराइयों पर, जो कुरीतियां थी, उन पर व्यंग्य किए थे, उनका वर्णन अपनी रचनाओं में किया था ताकि लोग उनके प्रति जागरूक हो जाएं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि दहेज प्रथा या बाल विवाह पर हमें कोई रचना पढ़ने को मिलती है तो उसका हमारे ऊपर असर अवश्य होता है। तो इनका जो दृष्टिकोण था, जो समाज को देखने का नजरिया था, वो कैसा था? सुधारवादी। यानी समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी उन सब में सुधार चाहते थे प्रेमचंद जी। उसके बाद हमारी जो चौथी विशेषता है वो है गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन। यानी इनकी रचनाओं में गांधी जी का प्रभाव देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये राजनीति में ये दौर गांधी जी का था। 1918 से 1936 तक गांधी जी राष्ट्रीय जो आंदोलन कर रहे थे उनमें सक्रिय थे। तो हम पहले भी पढ़ते हैं परिस्थितियों में कि जैसा समाज होगा या राजनीति, धार्मिक जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा। तो गांधी जी का प्रभाव पड़ना प्रेमचंद जी पर लाजमी था। तो राजनीति में गांधी जी थे जिनका प्रभाव प्रेमचंद जी पर पड़ा। प्रेमचंद जी सरकारी नौकरी करते थे तो 1921 में गांधी जी के प्रभाव से ही उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। तो प्रेमचंद जी की रचनाओं में गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनका प्रभाव था, वो देखने को मिलता है। उसके बाद है अगली विशेषता, समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन। प्रेमचंद जी ने अपनी सभी रचनाओं में समाज के किसी न किसी वर्ग का वर्णन अवश्य किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धर्म को लेकर भी, चाहे उच्च जाति के लोग हों चाहे निम्न जाति के लोग हों, उन सभी का वर्णन। यानी विभिन्न, हमारे समाज की कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो प्रेमचंद जी की रचनाओं से अछूता रहा हो। चाहे किसी भी वर्ग में फैली कुरीतियां हों, बुराइयां हों, उन सब का वर्णन प्रेमचंद जी ने अपनी रचना में किया है। जैसे हमारे जो पाठ्यक्रम में ईदगाह कहानी है, वो मुसलमानों का जो त्योहार होता है ईद, उसके ऊपर लिखी गई है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन अपने साहित्य में किया है। उसके बाद है आदर्श और यथार्थ का समन्वय, यानी दोनों का मेल। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे, अर्थात उनकी जो शुरुआती दौर की रचनाएं मिलती हैं वो आदर्शवाद से प्रभावित हैं और बाद की जो इनकी रचनाएं मिलती हैं उनमें यथार्थवाद का प्रभाव नजर आता है। अब आप पूछेंगे कि आदर्श क्या होता है और यथार्थ क्या होता है? आदर्शवादी रचनाएं वे रचनाएं कहलाती हैं जिसमें कि जो अंत होता है वो सुखदायी हो। जैसे हम फिल्मों में कहते हैं हैप्पी एंडिंग, अर्थात जिस कहानी का अंत सुखमय होता है, जिस रचना का अंत सुखमय होता है, वहां पर आदर्श का प्रभाव होता है। यानी इनकी जो शुरुआती रचनाएं हैं उनमें बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अंत में क्या है, सुधर जाता है। यानी जो प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण था वो शुरुआती दौर की जो रचनाएं थी उनमें आदर्शवादी था, लेकिन अंत तक जाते जाते इनका
जो इनकी रचनाओं में प्रभाव मिलता है, यथार्थवाद। यथार्थ यानी जैसा है वैसा ही दिखाना। इनकी जो अंतिम कहानी है कफन, उसको यथार्थवादी कहानी कहा गया। यानी शुरुआती दौर की जो रचनाएं हैं उनमें आदर्शवाद का प्रभाव है और अंत तक जाते जाते प्रेमचंद जी यथार्थ की तरफ मुड़ गए थे। अर्थात इनकी रचनाओं में आदर्श और यथार्थ का समन्वय देखने को मिलता है। हमारी जो अंतिम साहित्यिक विशेषता है वो होती है भाषा शैली। आपको इसका वर्णन भी अच्छे से करना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। भाषा शैली में आपने बतानी है कि जिस भी लेखक का आप वर्णन कर रहे हो उसकी भाषा कैसी है, उसने कैसी शैली का प्रयोग, शैली होता है तरीका। तो प्रेमचंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेमचंद जी की जो भाषा थी वो सरल और सुबोध थी। प्रेमचंद जी की जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, वो समाज का कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रेमचंद जी ने अपनी साहित्य में, अपनी रचनाओं में बखूबी किया है। इनकी भाषा भावानुकूल होने के साथ साथ प्रसंगानुकूल भी होती थी। इन्होंने सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें बीच बीच में उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी है प्रेमचंद जी की भाषा शैली। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि पूरा जो साहित्यिक परिचय है वो कैसे लिखा जाता है। जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं और उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं, जिसका वर्णन आपको एक एक करके करना होता है। इस तरह से आपका जो पाठ्यक्रम में हमारी पहली कहानी है प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय पूरा होता है। धन्यवाद।